हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस वाली क्लास के अंदर आज स्टूडेंट को मैं इस वाली क्लास का पार्ट 3 कराने वाला हूं। आपके 12 क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन बच गए थे, तो हमने पिछली क्लास के अंदर में क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वाली क्लास के अंदर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से हम कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन पेपर को। ये आपका PYQ का क्वेश्चन पेपर था, 2024-25 का आपका क्वेश्चन पेपर था, तो उसको मैं कंप्लीट कराया था। पिछले साल की क्वेश्चन पेपर आएगा क्लास 8 का। ठीक, तो करते हैं शुरू अपने क्लास को। और पिछले दो पार्टों को आप स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा, जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो वीडियो हैगा, ये जो क्लास है, आपको मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं मैं आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके इस एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए फटाफट से दोनों वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप स्टूडेंट मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। तो चलो करते हैं। 12 क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हल है। ठीक है, हल कर अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, हल करके हम अपने उत्तर की जांच करना शुरू करते हैं। हमारे को देख दिया गया है कि ये बराबर इसके बराबर है। ठीक है, तो हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे को दोनों इधर ये वाला मतलब कि अपना इतना इतना हमारे को पहले सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, और इतने यहाँ से यहाँ तक को भी सोल्व करना पड़ेगा। दोनों को सोल्व करके फिर हमारे को देखना पड़ेगा कि दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को हम कोई सा भी पहले ये वाला पक्ष लेंगे, सोल्व करेंगे, फिर जाके इस वाले पक्ष को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पक्ष को मैं इधर से पहले सोल्व कर रहा हूँ, इधर से। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो यहाँ पर बाहर गुने में है। ठीक है, तो ये सभी के साथ में गुने में हो जाएगा, गुना कर देगा। तो ये आपके साथ में ऐसे ही लिख दिया जैसे लिखा हुआ था पहले। तो मैंने इसके साथ में दो एक्स से गुना करें कितना आएगा, 4x आएगा। 2 को 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4x हो गया, और यहाँ पे 14 है आपका आएगा। 5 में से आपका 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1x, और बचा कितना का 14। ठीक है, अब देखो इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पर आपकी, यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर सोल्व करके कितना आया आपका, x प्लस में 14 आ गया, 14 आ गया। ठीक, और देखते हैं आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, तो इतना यहाँ पर लास्ट में जाके बच रहा है, इतना आगे देखते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो x का मान आप लेना चाहोगे जीरो के इक्वल, इसको जीरो के इक्वल कर दोगे तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 14 आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं इतने। अब हम इधर वाले हिस्से को सोल्व करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि दो यहाँ बाहर में गुने में है, तो इससे अपने साथ में गुना कर देगा ये। चलो गुना कर देते हैं हम इसको। तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, मैं 2 और 3x से गुना करूंगा, 6x हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस में 1 का है, प्लस का प्लस, और 7/2 का 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कर रहे हैं कि इसके नीचे जिसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, उसको बट्टे में 1 लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे वालों का। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना है आपका, 2 ही आएगा। 1 और 2 का बड़ा संख्या आएगा। और अब क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग, इस वाली संख्या को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा हमारा, 1 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 जो आपका आएगा ना, उसको उपवाल संख्या से क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो 2 को 6 एक्स से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 को 6x से गुना करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, वैसे भी कर लो। तो ये 6x से गुना करेंगे कितना है आपका आएगा, 12x आएगा। और यहाँ पर जो 2 हैगा, 2 को उससे भी गुना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर खत्म कहानी। अब बात करते हैं, अब इधर वाली साइड की बात करते हैं। 2 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा आपका, 1 आएगा। 1 को 1 आएगा, और 1 को 7 से गुना कर देना है। ठीक है, तो कितना आपका आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर 7 है। 4 में से 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर बच्चा आपका 12x। ठीक है, आपका 12x प्लस में 3 और बराबर में 2 आपका। ठीक है, तो आपका एक हिस्से का जब हमने सोल्व करा तो इतना आया, और दूसरे हिस्से का आपका कितना आया सोल्व करके, आपका x प्लस में 14 आया। या हमारे को दे रखा है क्वेश्चन करने में, ये दोनों क्या है आपके बराबर है, दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखा है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, बराबर में रखेंगे। ठीक है, दोनों को हमने बराबर में रख दिया। ठीक है, दोनों को हमने बराबर रख दिया। अब हम फिर से हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमारे को अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस वाली संख्या से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाली संख्या को इस वाले से गुना करो, इस वाली संख्या को इस वाले से गुना करो। ठीक है, आगे करते आएंगे। तो हमने इसको 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, उतने का उतना ही आएगा। अब 2 को हमारे को इससे गुना करना है, तो 2 को x से गुना करोगे कितना आएगा, 2x आएगा। 2 को 14 से गुना करोगे कितना आएगा आपका, 28 आएगा। ठीक है, आगे करते हैं बात। अब देखो यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 2x है। ठीक है, 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 10x बचेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 28 है। 28 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका, 25 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 यहाँ पे गुने में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 25/10। तो ये आपका ऊपर काटोगे, इसे 5 से काटोगे, 5 बचे 25 और 5 दूनी 10। तो x का मान कितना निकल के आपका आएगा, 5/2 निकल के आया आपका x का मान। ठीक है, 5/2 x का मान निकल के आया। अब तो हमारे में मान जो निकल के आ रहा है, क्या निकल के आया, x का मान निकल के आ रहा है मेरा। ठीक है, तो अब हम जो x के मान को हम क्या करेंगे, x के मान को हम दोनों जो हमारा समीकरण था, दोनों समीकरण में हम x का मान को पुट कर देंगे। दोनों x का मान को हमारे को क्या करना है, रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आपको पता है कि इस वाले, एक सेकंड हो जाना, ठीक है, 2x ये। तो सबसे पहले हम जो x का मान निकल के आया 5/2, 5/2 को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस वाले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें रख दे रहा हूँ। तो 5x का यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे 3x था, ठीक है, 3x था, तो x की जगह पे मैंने 5/2 रख दिया, यहाँ पर मैथ का एक, और ये कितना, ये कितना, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गुने में है, यहाँ पे इसके साथ में कुछ नहीं है, तो गुने में है, तो 3×5 = 15 हो जाएगा, 15/2 माइनस में 1, ठीक है। अब हमारे को सेम ऐसे ही करना पड़ेगा इसके नीचे भी, इसको सोल्व करने के लिए सेम ऐसे करेंगे। नीचे दोनों वाले को हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना निकल के आपका आएगा, 2 निकल के आएगा एलसीएम। नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे, 2 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा आपका, 1 आएगा। 1 को 15 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 1 को 15 से गुना करोगे कितना आपका आएगा, 15 ही आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा, यहाँ पे लिख लो। अभी आगे बात करते हैं। अब इस वाली संख्या उससे भाग करेंगे कितना आपका आएगा, 1 को 2 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुना कर दोगे कितना आपका आएगा, 2 ही आएगा। आप देखो यहाँ पे 13 आपका कैसे आएगा, 15 में से 2 को घटाने पर हमारा कितना आएगा, 13 आया, ठीक है। तो 13/2 यहाँ पर आपका बटे में आ जाएगा। आप देखो 2 यहाँ पर बाहर है, 2 यहाँ पर बाहर है, 2 नीचे में है, तो 2 से 2 कट गया मेरा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, तो बता कि गुने में है, 2 से 2 खत्म, बचा कितना आपका, 13 बचा, ठीक है। 13 प्लस में 7/2, फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से एलसीएम लेना पड़ेगा हमारे को। सोल्व करने के लिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 को 2 से करोगे आपका, तो कितना आपका आएगा, 2 ही आएगा। फिर वही सेम चीज नीचे वाली संख्या से भाग करोगे, 1 को 2 से भाग करोगे कितना आपका आएगा, 2 आएगा। 2 को 13 से गुना कर दो कितना आएगा, 26 आएगा। 2 को 2 से भाग करोगे नीचे वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या को भाग, ठीक है। क्योंकि देखो हम किसी भी आंसर को ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार एलसीएम क्यों लेना पड़ रहा है हमारे को, किसी भी संख्या को हम बटे में नहीं छोड़ सकते, हम उसको सोल्यूशन करने के लिए, हमारे को सोल्व करने के लिए हमारे को बटे को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो बटे को हटाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं नीचे वाले का, ठीक है। तो 2 को 2 से करेगा 1 आएगा, 1 को 7 से गुना कर दो कितना आपका आएगा, 7 आएगा। अब बचा कितना आपका, 26 और 7 कितना होगा, 33/2, ठीक है। 33/2 आ गया। अब देखो, अब आपको यहाँ पे एक साइड का तो आ गया 33/2, और दोनों पक्ष, और दूसरे वाले में हमने अभी पुट करानी, दूसरे वाले में, यहाँ पे इस वाले में भी हमारे को एक्स का मान रखना पड़ेगा। दूसरे वाले में एक्स का मान कहाँ गया, दूसरे वाले में एक्स का मान हमने रखा नहीं गया, ये देखो दूसरे वाले में ये रहा, मैंने यहाँ से मान रख दिया, मैंने एक्स का मान, दूसरे वाले के अंदर में एक्स का मान रख दिया मैंने, यहाँ पे 5x था, एक्स की 5/2 रख दिया, यहाँ पे एक्स का 5/2 रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये गुने में, 2 बाहर है, 2 यहाँ नीचे है, ठीक है, गुने में है, तो 2 से 2 खत्म, यहाँ पे बचेगा 5/7 बचेगा, ठीक है। तो देखो, और यहाँ पे ये गुने में है, 2 से तो 5 को मैं काट नहीं सकता, इसलिए दोनों ऊपर ऊपर वाले गुना हो जाएंगे, 5 बचे 25, 25/2 माइनस का, माइनस का साइन, 2 का 2, और यहाँ पर बचेगा अंदर में कितना, 5 माइनस 7 आएगा, 5 माइनस 7, ठीक है, माइनस 2, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, वो भी 2, और 2 को माइनस, देखो अब क्या हम यहाँ पे गुना किससे कर रहे हैं, -2 को -2 से गुना करेंगे कितना आएगा, जो भी संख्या आपका आएगा प्लस का आएगा। अब जिस भी संख्या के नीचे एक कुछ भी नहीं होता, संख्या जो आपका आएगा प्लस का आएगा, इसलिए प्लस का साइन बीच में लग गया, ठीक है। और जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब दोनों का एलसीएम लेकर के, एलसीएम में मैंने सिखा दिया, 25/8 आएगा, 25 और 8 को जोड़ो कितना आ जाए, 33/2, मतलब कि हमारा जो हमने एक्स का मान दोनों पक्ष को अंदर में हमने रखा आएगा, दोनों पक्ष क्या आपके आएंगे, बराबर आए हैं, ठीक है। दोनों पक्ष क्या आपके आए, दोनों पक्ष आपके बराबर आए, और दोनों पक्ष बराबर आए, और हमारे x का मान कितना आएगा, हमारा 5/2 ही है, ठीक है। तो दोनों हमारे को लास्ट में ये बताना था कि दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है, तो दोनों पक्ष आपके बराबर हैं। इस तरह से करना था। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा ही करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम छोटा मोटा सोल्यूशन कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा काम करना पड़ा है इसके अंदर में, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दी गई तालिका में, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे को, दी गई तालिका में एक कार द्वारा तय की गई दूरी को दिखाया गया हैगा, और इसके लिए एक रेखा आलेख बनाइए। देखो आपको मैं जिस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आएंगे, ठीक है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हर एक क्वेश्चन पर बराबर फोकस देना, ये नहीं कोई सोचना कि हाँ ये क्वेश्चन आपका आएगा कि नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में आपको 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस करना हर एक क्वेश्चन का, खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा हर एक क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। और आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, बटे में से बटे मार्क्स चाहिए, तो भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक आरेख बनाना है हमारे को, ठीक है, एक रेखा आलेख बनाना है इसके लिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक लेखा आरेख बनाना है, फिर हमारे को ए और बी का हमारे को आंसर भी देना है। चलो लेखा आरेख बनाते हैं। ये रहा, मैंने बना रखा है रेखा आलेख। आपको पता है इस वाले को हम एक्सिस को, इस वाले एक्सिस को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं, और इस वाले को हम
एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स एक्स एक्सेस कहते हैं हम, ठीक है। अब हमारे को क्या करना था, अब हमारे को क्या करना है, हमारे को समय है, दूरी दे रखा है। आपको पता है कि आपका समय, जो दूरी आपका होता है आपका वाई एक्सिस पे आता है। कभी भी संख्या, जितनी भी संख्या हो आपका हो, जितनी भी संख्या आपका हो जो, ठीक है, तो संख्याएं आपके दूरी वाई एक्सिस पे आते हैं। और आपका जो भी नाम वाला होगा, नाम क्या है यहाँ पर, आपका समय नाम है, तो समय आपका एक्स एक्सिस पे आता है, ठीक है। अब सुनो, अब हमारे को क्या दिया है, 6:30 पे 40 किलोमीटर पे चल रहा था, 7:30 पे 80 किलोमीटर पे आ गया, 8:30 पे आपका 120 किलोमीटर पे आ गया, और 9:30 पे आपका 160 किलोमीटर पे आ गया, ठीक है। एक एक घंटे में, एक एक घंटे के अंदर में दुगना किलोमीटर पे हो जा रहा है, ठीक है। दूरी तो एक एक घंटे में दुगनी दूरी वह तय कर रहेगा। तो हमारे को रेखा समय ग्राफ पे हमें दर्शाना है। तो हम जो नंबर से लेते आएंगे, हम जो नंबर लेंगे अपना, हम अपने अनुसार नंबर लेंगे, ठीक है, अपने अनुसार, जिससे कि हमारे को ना पॉइंट जो लगाना पड़ता है ना, संख्या पे जो हमारा पॉइंट लगाना पड़ता है हमारे को आसानी हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने 1 साढ़े 1 घंटा, मैंने जीरो से स्टार्ट करके, यहाँ पे हमका जीरो होता है, ठीक है। जीरो से मैं स्टार्ट करेगा, तो मैंने क्या करा है, 1:30, 2:30, ठीक है, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, मैंने 10:30 तक मैंने ऐसे, मतलब कि हर एक के अंदर में 1:30 से स्टार्ट करके सब में ऐसे मैंने अंतर लिया है। 1 से 1:30 से 2:30 मैंने एक एक घंटे का सब में अंतर लिया है, ठीक है। इस तरह से मैं करूंगा ना, जिससे कि मुझे आसानी होगा ग्राफ बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट वाले में मैंने क्या करा, दूरी समय ग्राफ के अंदर में क्या करा, मैंने 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 लिया है, मतलब कि सभी के अंदर में मैंने 20-20 का अंतर लिया है, ठीक है। जिससे कि ना, जो मुझे चाहिए, जो नंबर मुझे चाहिए, जैसे कि मुझे नंबर चाहिए क्या आएगा, अच्छा, आपका 6:30 पे 40 किलोमीटर चल रहा है, तो मेरा 6:30, मेरे यहाँ पर देखो नंबर के अंदर 6:30 है, हाँ 6:30 है। 40 किलोमीटर चल रहा है, तो 40 लिखा हुआ कहीं पे क्या मेरा, हाँ 40 लिखा पड़ा है, तो मैं सीधे यहाँ पर डायरेक्ट बिंदु लगा दूंगा। अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने सीधे, मान चलो मैंने ले लिया, सीधे मैं लेता, नाम लेता, मैं 30 से लेता, मान चलो मैंने 30 लेता, फिर 60 लेता, 30 यहाँ पर आता आपका, फिर 60 आता है, तो मुझे 40 को ढूंढने में ना, इसमें क्या होता, मुश्किल होता। तो इसलिए मैंने क्या करा, 20, 40 लिया। इस तरह का नंबर मैंने लिया कि जिससे कि मुझे ज्यादा आसान, मतलब कि मुश्किल बिल्कुल भी ना हो बिंदु लगाने पे, बस, ठीक है। तो 6:30 पे कितना 40 का आएगा, 7:30 पे कितने का, 80 का था, और 8:30 पे अब कितनी दूरी चला था, 120, और 9:30 पे कितने किलोमीटर तक चल गया था वह, 160 किलोमीटर तक चल गया था। मैंने बिंदु सब पे लगा दिए, मैंने सब पे बिंदु लगा दिया। और एक, अब आपको लास्ट में क्या करना है, एक हल्के हाथ लेकर के आपको पेंसिल से आगे इसकी तरफ में पहले बिंदु से रेखा खींचना है, हल्का सा, स्केल से रेखा नहीं खींचना है, हल्के हाथ से ही, खुद हाथ से ही रेखा खींचना है, ठीक है। फिर जाकर के फिर आपका 80 किलोमीटर चला, फिर इसके बाद में आपका 80, फिर 120 किलोमीटर चला, फिर जाकर के आपका 160 किलोमीटर, आपको इस तरह से रेखा खींच देना है, ठीक है। और नाम दे देना है आपको, नाम तो दे रखा दूरी किलोमीटर में, समय यहाँ पर मैंने दे रखा है। और ये आपका एक ध्यान रखना, इसको, इस वाले को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने जो ग्राफ के अंदर में इसको लिखना मत, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, एक्सिस को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इस वाले एक वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, बस इतना ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर उपयुक्त पैमाना क्या है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर उपयुक्त पैमाना क्या है, पैमाना का मतलब कि स्केल क्या है, माप कैसे सकते हैं हम, ऊर्ध्वाधर अक्ष पे हम माप कैसे सकते हैं, बताओ। मापा कैसे जा रहा है, मापक के मापन के लिए आपका क्या है, मेन चीज हम बात करें तो दूरी भी हो सकता है, हम माप कैसे रहे हैं, ठीक है। हम मापा का मतलब कि एक, देखो जैसे कि दो बिंदु है, आप यहाँ पे इस तरह से ऐसा होगा, हम दो बिंदु के बीच में, ठीक है, मेरे दो बिंदु है, तो हमारे मापन कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पर मापा कैसे जा रहा है, दो बिंदु है मेरा, एक तो 40 बिंदु है, एक मेरा 20 बिंदु है, ठीक है। दो मेरे बिंदु है, दोनों के बीच में अंतर को, दोनों के बीच के अंतर को मैं कैसे माप रहा हूँ, मैं किलोमीटर में माप रहा हूँ, ठीक है। और दोनों के बीच का अंतर कितना आपका आएगा, दोनों के बीच का अंतर आपका 20 किलोमीटर है, क्या है आपका 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो आपका मापन होगा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्केल, यहाँ पर जो आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष पे उपयुक्त पैमाना क्या है, मैंने इंग्लिश में देखा जाए, एक सेकंड रुक जाना, इंग्लिश में, व्हाट इज द सुटेबल स्केल ऑन वर्टेक्स एक्सिस, सुटेबल एक्सिस, सुटेबल स्केल, मापन, मतलब कि आप माप कैसे सकते हो, मापन का मतलब है पैमाना, आप इसको माप कैसे पा रहे हो। इसका जो आपका आंसर आएगा, वैसे तो मैंने लिखा है 40 है, ठीक है। पैमाना का मतलब है कि आप माप कैसे रहे हो, मतलब कि दूरी को आप कैसे माप रहे हो, एक तरह से, ठीक है। दूरी को देखो, जैसे कि हमारा दूरी आएगा, ठीक है, हम दूरी को माप कैसे रहे हैं,
40 सबके अंदर में अंतर कितने कितने का अंतर रहेगा, सबके अंदर में 40-40 का अंतर है, इसलिए आंसर क्या आपका आएगा 40 है बस। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सेकंड। अंतिम 2 घंटों के दौरान कार ने कितनी दूरी तय की। अंतिम 2 घंटे के दौरान, अंतिम 2 घंटे कौन कौन से हमारे आएंगे, एक तो पहला मेरे 7:30 आएगा, फिर मेरे लास्ट में अंतिम 2 घंटे मेरे 7:30 है और 9:30 है। तो 7:30 में 7:30 सॉरी 7:30 पे 80 किलोमीटर पे था, और 80 किलोमीटर कितना हो गया आपका 160 किलोमीटर पे हो गया। तो 2 घंटे में के अंदर में उसने कितना 80 से 60 हो गया, मतलब कि कितनी दूरी तय किया उसने, 80 किलोमीटर की दूरी तय की। तो हम कितना लेंगे 80, 7:30 से 9:30, 2 घंटे आपके हो गए, 2 आवर्स हो गया, और 80 पे था तो 160 हो गया, तो कितना के अंतर है आपको दोनों के बीच में, 80 किलोमीटर का अंतर है, तो दूरी कितना तय किया गया, 80 किलोमीटर तय किया गया बस। इतना करना था क्वेश्चन के अंदर में। नेक्स्ट इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, देखो दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए आलेख एक चित्र द्वारा दो अलग अलग टेस्टों में 10 में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, अब क्या आएगा, एक छात्र है, ठीक है, एक छात्री है, एक ही छात्र है, ज्यादा छात्र नहीं है, और दो अलग अलग इसके टेस्ट है, ठीक है, दो अलग अलग टेस्ट है, और 10 में से अंक उसको मिला है बस। ठीक है, चलो टेस्ट वन ये अपना सीधी जो डार्क रेखा है टेस्ट वन है, टेस्ट वन है, और जो हमारा डॉट डॉट वाला रेखा है मेरा टेस्ट टू है। ठीक है, मेरा टेस्ट टू है। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट टू है। तो हमारा पहले बात क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छात्रों को किस विषय में पूरे अंक मिले, छात्रों को किस विषय के अंदर में पूरे अंक मिले हैंगे, हमारे को बात करना है। ठीक है, तो अब हमसे ये नहीं बोला जा रहा है कि टेस्ट वन में पूछा जा रहा है या टेस्ट टू में पूछा जा रहा है, मुझसे ये नहीं पूछा जा रहा है, ये बताया नहीं जा रहा हमारे को। तो हम टेस्ट वन या टेस्ट टू दोनों में से किसी में भी, दोनों में से कोई भी ले करके, और जो इसमें भी पूरे पूरे अंक मिले, जैसे कि अंग्रेजी के अंदर में देखो आप ले सकते हो, अंग्रेजी के अंदर में आपको टेस्ट टू के अंदर पूरे नंबर मार्क्स मिले हैं, और अपने और मतलब कि दो पे जो पूरा, मतलब कि दो पे पूरे पे आ जाए तो वो पूरा अंक माना जाएगा, 4 पे पूरे पे आ जाए चार पूरा अंक माना जाएगा, 6 पे पूरा आ जाए तो पूरा अंक माना जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। तो जो जो आपके सब्जेक्ट है जिसके अंदर में आपके पूरे पूरे नंबर आए हैंगे, तो मैं एक ऐसा ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेकंड हो जाना, दोनों में से ना टेस्ट, हमारे ये नहीं बोला जा रहा है कि ये 10 हो गया, 6 पे भी ले सकते हैं हम। पूरे पूरे अंक का मतलब है, पूरे अंक का मतलब 10 में से 10, पूरे अंक का मतलब क्या है, 10 में से 10 है। ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट में 10 में से 10 आया है, चाहे हमारा टेस्ट वन हो या टेस्ट टू हो। तो हमारा देखो टेस्ट वन के अंदर में 10 में से 10 मार्क्स आए आएंगे, और बाकी देखो किसी में आया है क्या, नहीं आया, वो भी गणित में 10 में से 10 मार्क्स आए हैं। तो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर मेरा है कि गणित में 10 मार्क्स आपके आए हैं टेस्ट वन में, बस ऐसे लिख दो, गणित में 10 अंक लिख देना बस सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा टेस्ट टू में छात्र ने किस विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। टेस्ट टू के अंदर में न्यूनतम मतलब सबसे अंक प्राप्त किया है, किसके अंदर में किया है कि सबसे अंक आपका बोल सकते हो, अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही आएगा, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी हिंदी सबसे कम अंक प्राप्त किया है, वो भी कितना कितना अंक प्राप्त किया है, 6 अंक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस टेस्ट में छात्र का प्रदर्शन बेहतर था, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। किस टेस्ट में मतलब कि पहले या दूसरे टेस्ट में, दोनों में से किस में छात्र का जो प्रदर्शन था किस में बेहतर था, हमारे को बताना है। तो इससे बेहतर अंक को करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारा टेस्ट वन टेस्ट टू को हमारे को ऐसे लिख करके सभी सब्जेक्ट के अंकों को जोड़ना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट के अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जो जोड़ा तो मेरा तो 37 दोनों में आ रहा है, तो हम लिखेंगे दोनों में ही बराबर अंक है, सभी सब्जेक्ट के अंक को लेकर करके सभी को जोड़ करके, और दोनों को देखेंगे कि दोनों बराबर है कि कौन ज्यादा नहीं है। तो इसके अनुसार फिर हम बताएंगे कि दोनों में से प्रदर्शन किस में सबसे ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह से हमारे को आंसर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन जो हमारे आएंगे, नेक्स्ट खंड हमारा स्टार्ट हो चुका है, 14 से 16 क्वेश्चन है, आपके स्रोत आधारित क्वेश्चन आएंगे। चलो करते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपका है कि एक शहर के जो एक छोटे शहर का छात्र छात्र रवि एक साइकिल खरीदना चाहता है, जिसकी कीमत 7,000 रुपए है। उसके पास पूरी रकम नहीं है, इसलिए उसने एक बैंक से कुछ पैसे उधार लेने का फैसला किया, और दोनों और बैंक दो योजनाएं प्रदान करता है। ठीक है, बैंक दो योजनाएं प्रदान करता है, मतलब कि दो तरह के उसको लोन दिखाता है। ठीक है, योजना वन साधारण ब्याज योजना, और उसको 5% वार्षिक दर पर, मतलब कि पूरा एनुअल 1 साल का उसका कितना परसेंट उस पे लगेगा आपका, 1 साल का उसे 5% देना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल का वो भी। ठीक है, नेक्स्ट योजना दिखा है उसने चक्रवर्ती ब्याज योजना, 5% दर पर वार्षिक रूप से संयोजित। ठीक है, उसमें भी चक्रवर्ती ब्याज पे दूसरा दे रहा है, ब्याज का योजना है 5% पे आ गया, और वो भी हमारे साल के अंदर में 5% जो भी अमाउंट वह लेगा, कर्ज लेगा, उस पर 5% का लगेगा। ठीक है, चलो तो हमारे को पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रवि ने 2 साल में 3 चुकाने की योजना बनाई। अब रवि ने कितने साल का 2 साल लिया,
रवि ने कितना समय लिया ऋण को चुकाने के लिए, लोन को चुकाने के लिए? 2 साल का। ठीक है, आगे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूछा जा रहा है रवि, ठीक है, यदि रवि योजना एक चुनता तो उसके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की गणना कीजिए। अगर हमारा क्या आएगा, रवि ने हमारा एक चुनता, योजना एक चुनता है तो ब्याज हमारे को बताना है, तो उसके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की गणना, मतलब कि हमारे को ब्याज बताना है कितना ब्याज करेगा। ठीक है, तो पहला हमारा आएगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुने आर इंटू पी गुने आर गुने टी और बट्टे में आपका 100 होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब देखो राशि कितना लिया गया, 7,000 टोटल। उसके पास कुछ पैसे है कि नहीं हमारे को पूछे, कंफर्म नहीं बताया। ये क्वेश्चन में आपको देखोगे कि कंफर्म नहीं बताया जा रहा है कितने पैसे उसने लिए हैं, तो हम टोटल पैसे क्या मानेंगे, हम 7,000 ही मानेंगे। ब्याज दर कितना है, 5%, 5% है। कितने समय के लिए वह टोटल ले रहा है, हमारे लोन लेना 2 साल के लिए ले रहा है, तो बस हम ऐसा ही निकालते हैं। 7 गुने 5 गुने 2 लिखेंगे और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म, बचा यहाँ पर 70 गुने और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 70 गुने 10 कितना आ गया आपका ब्याज, कितना निकल के आपका आया, ऐसा ही। मतलब साधारण ब्याज किसको हम कहते हैं, 700 रुपए का साधारण ब्याज है। ठीक है, ब्याज हमारे को सिर्फ और सिर्फ बताना था, वो भी 2 साल का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका आएगा, योजना एक के तहत 2 वर्षों के अंत में रवि द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितनी क्या होगी? तो कुल राशि हमारे को पता है, देखो भुगतान गई एक 2 साल के अंत में। पहले तो राशि उसने लिया वो भुगतान करेगा, प्लस में ब्याज दर भी भुगतान करेगा। तो आपका राशि कितना आएगा, आपका 7,000 है। ब्याज दर कितना अभी हमने निकाला था, 700 रुपए, तो 700 रुपए है। तो 7,700 रुपए वह क्या करेगा, पैसे देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सेकंड आएगा, योजना 2 के तहत 2 वर्ष के अंत में रवि द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या होगी? कुल राशि बताना है, योजना चक्रवर्ती ब्याज दर। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वह सुन लो, ए बराबर, ए मतलब क्या, चक्रवर्ती ब्याज ही है, ए बराबर पी ब्रैकेट ओपन ए, एक प्लस में, ठीक है, एक प्लस में आर बटे 100 और ब्रैकेट क्लोज और गुने एच। यहाँ पे पी क्या होता है आपका, राशि होता है, आर क्या होता है आपका ब्याज दर होता है, एच क्या होता है, समय होता है आपका। ठीक है, एच क्या आपका समय है। आगे चलो आगे बात करते हैं, पी कितना था 7,000, एक का एक, आर आर कितना ब्याज दर कितना 5% है, एच कितना है 2 साल का है। चलो तो हमारा इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम इसको ऊपर नीचे काट लेंगे। पहले उसको ऊपर नीचे भाग कर लेंगे, तो ऊपर नीचे जब हम भाग करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा हमारा, इसको हम मतलब कि किसी भी संख्या को 200 से भाग करना है, तो मतलब कि उस संख्या को छोड़ करके मतलब कि उस संख्या को छोड़कर, दो संख्या, 2 जीरो है नीचे, तो 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, 2 संख्या छोड़ करके 1 5 जीरो छोड़कर मैंने पॉइंट लगा दिया, तो 0.05 इसका आएगा आंसर। ठीक है, अब 0.1 के अंदर में इसको जोड़ दो, एक के अंदर जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे कितना निकल के आएगा, ठीक है, एक के अंदर इसको जोड़ोगे तो मेरे 1.05 आएगा, और उसका वहां पर 2 है, ये ऊपर में, वो भी गुने में नहीं है, ऊपर में है, छोटा सा ऊपर में है। ठीक है, 2 जो है स्क्वायर में है, ध्यान रखना। 2 वर्ष मतलब कि जहाँ पे भी टाइम है आपका एच आएगा वह आपके स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, स्क्वायर हो गया, तो उसका मैं जब स्क्वायर करूंगा तो मेरे कितना निकल के आएगा, मेरा ये मेरा निकल के आएगा, ये मेरा जो इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरा ये निकल के आएगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा, 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो ये मैंने कहा 1.1025 आएगा। ठीक है, और 7,000, अब इसको मैंने क्या करा, पॉइंट हटा दिया मैंने। पॉइंट हटाने के लिए मुझे कितने जीरो, एक लिख कर कितने जीरो लगाना पड़ेगा, 4 जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके कितने जीरो आएंगे, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो मैंने खत्म कर दिया मैंने, बचा है आपका सिर्फ और सिर्फ इतना बचा। ठीक है, तो इसका अब 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, बचा है आपको एक नीचे बच जाएगा आपका, तभी भी 10 आपका नीचे में बचेगा। ठीक है, तो इसको मैंने 70 को इससे गुना कर लो, 70 से गुना करोगे तो कितना आपका इतना आएगा। ठीक, इतना संख्या आएगा, और एक 10 नीचे है। ठीक है, 10 नीचे है तो उसको इसके लिए एक नीचे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका आंसर निकल के आएगा। चलो अब हमारे को बताना था कि दोनों में से, अब अथवा वाला इसका क्वेश्चन आएगा, रवि के लिए कौन सी योजना बेहतर है और क्यों? तो रवि के लिए योजना एक बेहतर है क्योंकि इसमें कम ब्याज दर देने होंगे। ठीक है, और उसके अंदर में हमारे दूसरे वाले में ब्याज दर देख रहे हो कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 17 रुपए 5 पैसे हमारे को ज्यादा देना पड़ रहा है ब्याज दर। ठीक है, तो इसलिए एक बेहतर होगा। इसलिए चक्रवर्ती ब्याज कभी भी लाइफ करना मत लेना, सिंपल ब्याज ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा 15 है, यदि लैब गतिविधि के दौरान प्रत्येक छात्र को विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाने और त्रिभुजों के विभिन्न प्रकार के गुणों को सत्यापित करने के लिए 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लंबाई के चार स्ट्रो, मतलब कि आपको क्या स्ट्रो मतलब जानते हो, जिससे कि हम जूस पीते हैं, प्लास्टिक का होता है, और भी कुछ भी हो सकता है, मतलब लंबाई है, मतलब कुछ भी मान लो, एक डंडी भी बोल सकते हो, एक डंडी भी बोल सकते हो, स्टो भी हो, आप जानते हो स्टो किसे कहते हैं, या कुछ भी समझ लो कि इतना मान लो, ये 10 सेंटीमीटर का स्केल मत समझ लो, स्केल तो समझते ही हो। तो ABCD आपको दी गई है, उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना। चलो देते हैं। पहला आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
भुजाओं के आधार पर उन त्रिभुज के प्रकार के नाम लिखे जिन्हें इन स्ट्रोक का उपयोग कर बनाया जा सकता है। ठीक है, भुजाओं के आधार के अनुसार, भुजाओं के आधार पर उन त्रिभुजों के नाम बताना है जिन्हें इन स्ट्रोक से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम इससे इन सभी लंबाई के द्वारा कौन कौन से त्रिभुज बना सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बना सकते हैं हम। तो हम बना सकते हैं, हम पहला विषमबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं की लंबाई समान नहीं है। हम विषमबाहु त्रिभुज बना सकते हैं क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई देख रहे हो, किसी भी भुजा की 10 है, 8 है, 6 है, 3 है। किसी भी भुजा की लंबाई समान है कि नहीं है? कोई होता है कि जैसे कि यहाँ पर 10 है तो ये दूसरी भी भुजा भी 10 सेंटीमीटर की होती है, नहीं है। तो हम विषमबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, दी गई स्ट्रोक का प्रयोग करके, ठीक है, दिए गए स्ट्रोक का प्रयोग करके बनाए गए त्रिभुज त्रिभुज के कोणों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक का उपयोग करके बनाए गए त्रिभुज के कोणों के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो, तो सेकंड हमारा है कि हम समकोण, ठीक है, तो हम इसका जो आएगा आपको बता, पहले मैं आंसर बता देता हूँ। इन स्ट्रोक का प्रयोग करके हम समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, हम इन स्ट्रोक का प्रयोग पहले तो समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और 6 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। तो 10 का स्क्वायर बराबर में आपका 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या आएगा, मतलब कि आप इससे हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय सिद्ध होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है दो छोटे भुजाओं के स्क्वायर का बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हो गया, तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे अधिक कोण त्रिभुज हम बना सकते हैं। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक भुजा क्या होनी चाहिए, एक भुजा आपका 90 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तीनों 6 और 3 का यूज हम करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमारा 45 आएगा। हम 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आपका आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो मेरा जो 100 डिग्री मेरा आया, तो एक मेरा कोण कितने का है? 100 डिग्री का आया। तो 90 डिग्री से हमारा प्लस का है, तो हम अधिक कोण भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इन स्ट्रोक का उपयोग करके हम अधिक कोण समकोण बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 3 है, आकाश ने 3 स्ट्रोक चुने और पाया कि वह इन 3 स्ट्रोक का प्रयोग करके कोई त्रिभुज नहीं बना सकता। आकार द्वारा चुने गए स्ट्रोक को पहचानिए, अपने उत्तर का कारण लिखिए। ठीक है, मतलब कि उसने 3 स्ट्रोक चुना और कोई भी त्रिभुज बना ही नहीं पाया। ठीक है, आकार द्वारा चुने गए स्ट्रोक कितने हैं? 10 सेंटीमीटर, 6 है और आपका 3 है। ठीक है, क्यों है? देखो, 6 और 3 को जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा? 9 आएगा, और हमारा ये 1 के 10 के है। ठीक है, तो मेरे तीसरी भुजा क्या आएगा? मेरे दोनों भुजा का जोड़ करके, दोनों भुजा का जब मैंने जोड़ा तो वह तीसरी भुजा से क्या है? तीसरी भुजा इससे बड़ा है। ठीक है, तो यह तीनों स्ट्रोक संयोजन त्रिभुज समानता नियम का पालन नहीं करते, यह त्रिभुज नहीं बना सकते। अब त्रिभुज समानता नियम ये, ठीक है, ये क्या करते हैं? संयोजन त्रिभुज समानता नियम का पालन नहीं करते, इसलिए वह 3 बना नहीं सकते बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सोनिया ने 3 स्ट्रोक चुने हैं, उसका उपयोग करके एक समकोण त्रिभुज बनाया। सोनिया द्वारा चुने गए स्ट्रोक की पहचान कीजिए, अपने उत्तर का हमारे को कारण लिखना है। चलो करते हैं। देखो, तो पाइथागोरस प्रमेय आपका हो गया, 3 स्ट्रोक उसने चुना, 6, 8, 10 स्ट्रोक चुना। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना। चलो चलो चलो। ठीक है, तो सोनिया ने 3 स्ट्रोक चुने, कौन कौन से सेंटीमीटर वाले चुने अपने स्ट्रोक? 6 सेंटीमीटर, 6 और 8, 10 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज को उसने चुना। ठीक है, तो 6, 8, 10 हो गया। तो सॉरी, 6 और 8 आपका हो गया, 6 और 8 का स्क्वायर करो कितना है आपका? वह दोनों के 10 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो 36 हो गया और आपका 34 हो गया। ठीक है, तो 100 के बराबर है, तो ये संयोजन एक समकोण त्रिभुज बनाता है। ठीक है, तो 3 स्ट्रोक उसने चुना, 6, 8, 10 उसने चुना। ठीक है, जिससे कि हमारे क्या होता है, देखो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? दो भुजाओं का योग वह तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरी भुजा के बराबर है, इसलिए हम इसने त्रिभुज बना सकता है। पिछले वाले में त्रिभुज इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा के समान होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले में तीसरी भुजा के समान पे नहीं है। ठीक है, तीसरी भुजा के समान है ही नहीं, इसलिए ये इसने 3 स्ट्रोक इसने चुने आएंगे, इसलिए वह त्रिभुज बना ही नहीं पाया। ठीक है, ये काम होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है बस, 16 क्वेश्चन। देखो, 16 क्वेश्चन है, ग्रामीणों और ग्राम पंचायत के सदस्यों ने गांव में ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने के लिए एक सामुदायिक स्थान बनाने की योजना बनाई। सामुदायिक स्थान बनाने की योजना बनाई। इस स्थान के प्रत्येक कोने पर 4 बेलन स्तंभ होंगे। ठीक है, कोने पर 4 बेलन स्तंभ है, 1, 2, 3, 4।
ठीक है। प्रत्येक स्तंभ के आधार की त्रिज्या, प्रत्येक स्तंभ मतलब कि इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 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 70 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई दे रखा है हमारे को 5 मीटर होगी। और छत और फर्श घनाभाकार होंगे। फर्श मतलब ये घनाभाकार का है, फर्श और छत आपका, ये फर्श और छत आपके घनाभाकार, जिसका आयाम कितना 10 मीटर, 10 मीटर और 25 सेंटीमीटर होगा। और जैसे कि दिए गए नीचे दिया गया है, ठेकेदार ने बताया कि पेंटिंग और निर्माण की दर आपका, पेंटिंग के में 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर लगेगा, और निर्माण के दर में आपका 60 रुपए प्रति घन मीटर आपका लगेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड में क्वेश्चन करते हैं। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्न को उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रत्येक स्तंभ पर पेंट किए जाने वाले क्षेत्रफल की गणना कीजिए। प्रत्येक स्तंभ में 4 टोटल आपके स्तंभ है। ठीक है, तो मतलब कि हमारे को प्रत्येक स्तंभ, मतलब एक स्तंभ का क्षेत्रफल क्या है, मतलब कि सीधे से पूछा जा रहा है कि हमारा जो बेलन का क्षेत्रफल क्या है, ये हमारा, ठीक है, वो हमारे से सीधे सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h होता है। मेरा जो आर दे रखा है, मुझे आर जो है 70 सेंटीमीटर है, मुझे उसमें क्या करना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के सभी जितने भी हैं हमारे, वह हमारे मीटर के अंदर में, ऊंचाई मीटर में, इसलिए मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे को किसे 70 को 100 से भाग करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। एक जीरो से एक जीरो खत्म, और बचेगा कितना आपका 10/7/10 है, तो ये 0.7 हो जाएगा। एच कितना दे रखा है, मुझे 5 मीटर दे रखा है। दो दो 22/7 और दो 0/0.7 हो जाएगा, और गुने में 5, ये मैंने पॉइंट हटा 10 लिख दिया, 5 एकम 5, और ऐसे भी काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से 2 ये खत्म हो गया, 7 से 7 ये खत्म हो गया, बचा क्या आपका 22 बचा, 22 मीटर स्क्वायर आ गया। क्षेत्रफल कितना निकल के आपका आ गया, 22 मीटर स्क्वायर। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पेंट के प्रत्येक कोण, ठीक है, पेंट के प्रत्येक कैन 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पेंट किए जा सकते हैं। तो एक स्तंभ को रंगने के लिए कितने कितने कैन की आवश्यकता होगी। ठीक है, ठीक है, पेंट के कैन, प्रत्येक कैन से 10 मीटर वर्ग सेंटीमीटर 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल रंगा जा सकता है। ठीक है, तो एक स्तंभ को रंगने के लिए कितने कैन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मतलब कि हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो अब देखो, मतलब कि एक देखो, एक पेंट के प्रत्येक कैन से, ठीक है, एक पेंट है, ठीक है, एक पेंट का डब्बा है, कैन है, उससे 10 मीटर वर्ग मीटर कैन क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है। 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है। तो एक खंबे को रंगने में कितना लगेगा, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को जब हम 22 मीटर स्क्वायर को 10 मीटर स्क्वायर से हम जब उसको ऊपर नीचे भाग करेंगे क्षेत्रफल को, तो जो हमारा आएगा क्या आएगा, 2.2 आ रहा है, क्षेत्रफल रंगा जा सकता है, मतलब कि 2.2। ठीक है, 2.2 क्षेत्रफल रंगा जा सकता है। तो लगभग लगभग जो आपका आएगा, मतलब कि 2.2 का मतलब है कि आपका इसके अंदर में कितने कैन निकलेंगे, तो कैन की संख्या निकालने के लिए हमारे को सिवाय 10 को 22 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा 2.2 हो गया। तो हमारे मतलब कि दो कैन, लगभग लगभग 3 कैन के मान लो ना, लगभग 3 कैन के लगभग एक जो हमारा खंबा है, एक स्तंभ को रंगने में लग जाएगा, 3 कैन लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सभी स्तंभों की पेंटिंग की कुल लागत की गणना करना, सभी स्तंभों की पेंटिंग की। ठीक है, चलो करते हैं। तो टोटल आपके स्तंभ कितने आएंगे, एक स्तंभ का क्षेत्रफल 22 मीटर स्क्वायर हैगा, तो हमारा 4 के 4 चारों को कितना हो जाएगा हमारा, तो 88 हो जाएगा, 88 वर्ग मीटर हो जाएगा। और उसको 88 वर्ग मीटर को पेंटिंग करना है कितने की दर से, 20 रुपए से करना है, तो 88 को 20 से गुना करेंगे तो हमारा 1760 रुपए हमारे लागत है सभी स्तंभ को पेंट करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, छत के निर्माण के लिए ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि की गणना कीजिए। छत के निर्माण, तो छत का निर्माण का, छत किसके आकार का है, घनाभ आकार का है, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या है, L इंटू बी इंटू एच है। L इंटू बी इंटू 10 गुने 25 है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा 25 आपको दे रखा था, लास्ट में देख रहे हो आप, 25 जो आपको दिया गया था सेंटीमीटर में था, उसको हमारे को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को किससे करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा इसको। ठीक है, 100 से भाग हम करेंगे तो 0.25 आपका आ जाएगा। सबको आपस में गुना करोगे तो यहाँ पे मैंने पॉइंट हटा लो, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे पॉइंट फिर मैं हटा दूंगा, 100 लिख दूंगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, बचा कितना ऊपर में 25 बचेगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 25 निकल के आया, 25 सेंटीमीटर निकल के आया, 25 मीटर निकल के आया। ठीक है, तो 25 को मैं लागत 25 में टोटल मेरा निकल के आया, घनाभ का क्षेत्रफल वो भी छत का एक का ही सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो 25 को मैं 60 रुपए से गुना कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लागत हमारे को दे रखा था 60 रुपए, तो गुना करूंगा तो मैं कितना आएगा 1500। तो मैं छत को निर्माण में कितने पैसे लगेंगे, 1500 रुपए में लगेंगे छत के निर्माण में। तो इस तरह से अभी सभी क्वेश्चन करना था।
आशा करता हूँ आप इस वीडियो को हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ हुआ तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो और टारगेट ये है कि इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगी, क्योंकि मैं आपको इस वाली क्लास के अंदर में सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं। ठीक है, आपको देखना ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, एक कमेंट करना मत भूलना, कमेंट जरूर करना। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को देखना मत भूलना, इसलिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।